हेलो बच्चा, इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के मिड टर्म का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट के लिए पेपर सॉल्व कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जिसने सॉल्व नहीं किया है वो बेटा क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देखो, कॉपी में ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, लिख कर प्रैक्टिस करो हमेशा क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कहता है? एसिटिक एसिड डाइमराइज इन द बेंजीन, इट्स वांट ऑफ फैक्टर विल बी। देखो इसने बोला है एसिटिक एसिड का मतलब है CH3COOH आपके पास बेटा है। आपके पास बेंजीन के अंदर जब आप डालते हो तो ये डिसॉल्व होके क्या बनाता है? डाइमर बनाता है। मतलब आपके पास दो मॉलिक्यूल आपके पास एसिटिक एसिड के कंबाइन करके कितना बना रहे हैं बेटा? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अगर आप सीधा सीधा सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बेटा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता था? क्या बताता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर? ये आपको बताता है कि हाउ मेनी पार्टिकल्स वी गेट व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व। कितने पार्टिकल्स आपको मिले हैं जब आपने सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दिया, वो आपको क्या बताता है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर बताता है। अब यहाँ देखो, आपके पास पहले कितने थे? दो पार्टिकल थे बेटा आपके पास, लेकिन बाद में कितना बना? डिसॉल्व होने के बाद एक पार्टिकल बना। तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास बेटा आफ्टर डाइमराइजेशन आपके पास एक बना है। ओरिजिनल मॉलिक्यूल आपके पास कितने हैं? दो हैं। तो अगर आप आई की वैल्यू निकालोगे बेटा तो सीधी सीधी आंसर आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपके पास? यहाँ पर देखो फर्स्ट का सी आंसर आपके पास हो जाएगा। अब इसी के साथ एक चीज मुझे ध्यान में आ रही है, वो ध्यान में रखो। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि एसिटिक एसिड आपके पास है वो डाइमराइज होता है, बेंजीन के अंदर होता है। क्यों होता है? ये रीजन आपको देना था। तो आपको बताना है कि जब एसिटिक एसिड और बेंजीन है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या बनाता है? ये आपके पास डाइमर बनाता है। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट और चीज है, 1 मार्क के अंदर पहले क्वेश्चन आ चुका है कि आई और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है। तो आई क्या होता है बेटा? 1 - अल्फा/2 आपके पास फॉर्मूला होता है एसोसिएशन के लिए। अगर डिसोसिएशन के लिए बात करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है? अपोजिट आ जाती है। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी आप साथ के साथ ध्यान में रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द वाटर इंक्रीजेज व्हेन। ये बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से है? हेनरी ला से आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसने बोला है कि हेनरी ला क्या बोलता है बेटा कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। और अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया बेटा तो भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। ये क्या कहता है? हेनरी ला कहता है। याद रखो। याद आया थोड़ा सा? जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है? लिक्विड के अंदर CO2 को हाई प्रेशर पर डिसॉल्व किया जाता है। मतलब आप प्रेशर बढ़ाते हो तभी तो उसकी आपके पास सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना बेटा। तो सीधा सा आंसर है आपके पास सेकंड का बी आंसर है कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और प्रेशर अगर आपके पास इंक्रीज करेगा, उसी केस के अंदर सॉल्युबिलिटी वॉट आपके पास CO2 की वाटर के अंदर क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है आपके पास इफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव के लिए x वैल्यू है बेटा, Cl नेगेटिव के लिए इसके पास y वैल्यू दी है। इसने बोला है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको बतानी है BaCl2 की। अब देखो BaCl2 के लिए सीधा सीधा आंसर निकलेगा आपके पास। क्या है? देखो एक बेरिलियम है आपके पास, दो क्लोराइड आपके पास है बेटा। सभी की कंडक्टिविटीज को क्या करते हैं? ऐड ऑन कर देते हैं हम मोलर कंडक्टिविटीज को। ठीक है, तो आपके पास एक बेरिलियम का क्या है? x है। दो Cl का क्या है बेटा? y+y है। इसका मतलब x+2y आपके पास क्या आ जाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी बेटा। किसकी? BaCl2 की आ जाएगी। तो इसका मतलब थर्ड का सही आंसर आपके पास क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। इसने बोला है इन द लेकांचे ड्राई सेल द कैथोड इज। ठीक है, लेक्लांचे ड्राई सेल के अंदर कैथोड कौन होता है? ग्रेफाइट रोड होती है। याद रखो, जब हम लेकांचे ड्राई सेल की बात करते हैं बेटा, आपके पास एनोड कौन होता है? आपके पास जिंक होता है। ठीक है, और जो आपके पास कैथोड होता है बेटा, वो आपके पास क्या है? ग्रेफाइट
रोड आपके पास है, या फिर जिसे हम क्या बोल देते हैं, कार्बन रोड भी उसे हम बोल देते हैं। होता क्या था, थोड़ा-थोड़ा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ध्यान दो, जो बीच में हमारे पास बेटा रोड डालते हैं, उस रोड, ये जो रोड आपके पास होती है वो किसकी बनी है, ये बेसिकली कार्बन रोड है, ग्रेफाइट की रोड है। और इसके अंदर हम रोड के अंदर मतलब इसको एक पोरस पोर्ट के अंदर हम लोग इंसर्ट करते हैं, और इस पोरस पोर्ट के अंदर MnO2 भरा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर MnO2 भी दिया है, ग्रेफाइट रोड भी दी है, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था बेटा, ठीक है, दोनों दिए हैं, तो पहला आंसर आपके पास ग्रेफाइट रोड ही होगा, क्योंकि यही आपके पास एज अ कैथोड काम करता है। अगर ये क्वेश्चन के अंदर ना दिया जाए आंसर के अंदर, तो आपको अगला जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा बेटा, आंसर आपके पास होगा, वो आपके पास MnO2 होगा, क्योंकि हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाते हैं जब भी हम MCQ की बात करते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास रोड है, इस पोर्ट के अंदर आपके पास MnO2 होता है, और यहीं पर आपको कैथोड देखने को मिलता है। तो वहां पर जो आंसर की आई थी बेटा, उसके अंदर MnO2 आपके पास आंसर था। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, CBSE में तो नहीं पूछा, आपके पास ये वाला क्वेश्चन कहीं और मैंने पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं है किस पेपर में मैंने पढ़ा था, बट फिर भी आप लोग ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसने बोला है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, आपके पास के की वैल्यू दे दी गई है, आपको ऑर्डर बताना है। अब देखो बेटा, ऑर्डर की पहचान किससे होगी, एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज निकलती है, आपके पास रेट रिएक्शन वगैरह पे डिपेंड, मतलब अगर नॉर्मली सीरीज पे बात करेंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, कोई भी अगर आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, वहां से ऑर्डर नहीं निकलता। हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर को हमेशा एक्सपेरिमेंटली वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ देखो बेटा, के की वैल्यू गिवन है, अब ऑर्डर की पहचान किससे होगी, इसकी यूनिट से होगी। ठीक है, यूनिट क्या है, लीटर पर मोल पर सेकंड आपके पास है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, आपके पास सेकंड ऑर्डर की आपसे बात कर रहा है। आगे देखो, विच एलिमेंट इज नॉट कंसीडर्ड एज द ट्रांजिशन मेटल। अब ट्रांजिशन मेटल कौन नहीं होता, जिंक, कैडमियम, मरकरी नहीं होता, बाकी सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके पास क्या होते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 6 का सही आंसर आपके पास जिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा आपके पास आंसर में दिया है कॉपर, स्कैंडियम, आयरन और जिंक आपको दिया है। अब देखो बेटा, स्कैंडियम है आपका पहला एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s2 होती है। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो वो सिर्फ एक ही होती है, वो कितनी होती है, +3 आपके पास होती है स्कैंडियम के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, मतलब 7th का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। इसने बोला है रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज कौन सा फैक्टर करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर होगा, या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाने पे होगा, या एक्टिवेशन बढ़ाने पे होगा, या फिर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बढ़ाने पे होगा। अब देखो बेटा, आंसर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को जब आप बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर की आपके पास डिक्रीज कर जाएगी। अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से ये क्या होता है बेटा, एनर्जी बैरियर होता है। एनर्जी बैरियर जो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए आपको करना, मतलब जिसको आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा। मान लिया ये एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज द एनर्जी बैरियर दैट मस्ट बी ओवरकम फॉर द केमिकल रिएक्शन टू अकर। ठीक है, अब अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसने वही पूछा है कि रेट आपके पास कम हो रहा है, रेट कम आपके पास कब होगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास ज्यादा होगी, तभी आपके पास रेट कम होगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और पेपर में बहुत पूछता है बेटा, कैटलिस्ट के बारे में पूछता है। अब कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, मतलब ये जो बैरियर आपके पास ज्यादा था ना, इस बैरियर को कम कर देता है। अब एनर्जी बैरियर अगर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। इसीलिए जो कैटलिस्ट का काम होता है वो क्या करता है, हम जनरली वैसे तो दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाला क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का काम करता है, नेगेटिव वाला घटाने का काम करता है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात
बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट बेटा क्या करता है, ये जो बैरियर था इस बैरियर को कम कर देता है। अब अगर बैरियर कम हो जाएगा तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9th देखो, इसने आपसे पूछा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। अब देखो सबसे फेमस एग्जांपल, सबसे पहली चीज जब भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए देखना होता है, वो आपको क्या देखना होता है बेटा, आइसोमेरिज्म के लिए आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी पड़ती है। अगर आपको कहीं पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे जाती है, इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। याद रखना, अगर कहीं पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास एग्जिस्ट करती है तो वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो नहीं करेगा। अब देखो पहले एग्जांपल पे ही चलते हैं। आपके पास देखो, आपके पास सीओ है, En2Cl2 आपको दिया है। देखो ट्रांसफॉर्म दिए, ट्रांसफॉर्म का मतलब है दो Cl है वो अपोजिट में है बेटा। En क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड आपके पास है, तो ये इस तरह से En आपके पास काम करेगा। अब देखो अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे बेटा, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर आप यहां से प्लेन लगाते हो, यहां से वर्टिकल प्लेन लगाते हो, तो ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इवन अगर आप हॉरिजेंटल प्लेन भी लगाओगे बेटा तो भी सिमेट्री आपके पास एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास एग्जिस्ट करती है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो 9th का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ बात करेंगे बेटा। मेजर product obtained on the reaction of 3-phenyl propene with the HBr in the presence of benzoyl peroxide आपके पास क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 3-phenyl प्रोपीन दिया गया है। अब प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास प्रोपीन है 1 2 3। अब तीसरे कार्बन पर क्या है बेटा, फिनाइल रिंग आपको यहाँ पर दे दी, तो आपके पास ये है। इसने बोला जब आपने इसको HBr के साथ रिएक्ट कराया, आपके पास किसकी प्रेजेंस में, बेंजोइल आपके पास परोक्साइड, परोक्साइड की प्रेजेंस का मतलब क्या है, आपको क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिकव रूल लगाना है। समझ आई बात, एंटी मार्कोनिकव रूल के बारे में बात कर रहा है। अब देखो आपको पता है जब जब एंटी मार्कोनिकव रूल बनता है बेटा, हमेशा टर्मिनल पर हेलाइड आएगा। HBr अगर आप ऐड कर रहे हो तो टर्मिनल हेलाइड बनता है, मतलब आपके पास डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है वहां पर जाकर ब्रोमीन जुड़ता है। इसका मतलब प्रोडक्ट पे क्या बनेगा, 1 ब्रोमो समथिंग बनेगा। अगर आपने इतना भी गौर कर लिया ना, तो अब आंसर में देखो बेटा, यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर 2 ब्रोमो है, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। 3 ब्रोमो ब्रोमो वाला भी नहीं होगा, 1 वाला भी, 2 वाला भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 10th का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन आपके पास बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछता है एल्काइल हैलाइड हैविंग द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, हर बार गलत होता है। मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आपके पास देखा जाए तो ये टफ क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे हैं वो आंसर क्या लगाते हैं, CH3F आपके पास आंसर लगाते हैं, जो कि गलत आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, CH3Cl आपके पास है। अब देखो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, अब देखो बेटा डाइपोल मोमेंट को जनरली हम क्या देखते हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर बात करते हैं, कि यहाँ पर देखा कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो आपके पास पोलैरिटी ज्यादा बनेगी, मतलब डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जब आप बेटा CH3F और CH3Cl के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पर एक फैक्टर और काम करता है, ध्यान से समझना। जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस होती है।
ठीक है। अब चार्ज तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोरीन पर चार्ज क्या होगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो मैंने इस पे मान लिया कि आपके पास नेगेटिव नेगेटिव है। ध्यान से समझो, एक बार प्लेन पेपर पे यहाँ समझाती हूँ। यहाँ पर CH3F है, इधर CH3Cl है। इसका आंसर समझना बहुत जरूरी है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 नंबर में भी आ सकता है। अब देखो, जब हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, और कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव ज्यादा होगा। अब Cl इसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पे कितना है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूले पे जाती हूँ, तो चार्ज तो ऑब्वियस सी बात है किसका ज्यादा है, फ्लोरीन वाले का ज्यादा है। लेकिन इसके साथ एक फैक्टर और आता है बेटा, वो आपके पास क्या है, डिस्टेंस का आता है। तो डिस्टेंस देखो, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, आपके पास ज्यादा डिस्टेंस है। तो जब आप दोनों की वैल्यू निकालते हो ना, तो ओवरऑल जो आंसर आपके पास होता है बेटा डाइपोल मोमेंट का, वो CH3Cl के लिए ज्यादा आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर होता है वो CH3Cl आपके पास हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रखेगा। क्लियर है, ये समझना बहुत जरूरी था। इसके बाद इसको एक बार रब कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बेटा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर मॉर्निंग और इवनिंग का आपस में मैच करता ही करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपस में मैच करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे इसने पूछ लिया कि टर्बिडिटी आपके पास कौन जल्दी करेगा, मतलब एक्स आपसे पूछ लिया कि एक्स कौन है। वहां पर अगर आपने थोड़ा सा इवनिंग शिफ्ट का पेपर अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर भी ल्यूकास रिएजेंट का आपके पास क्वेश्चन है, लेकिन वहां रिएक्टिविटी की बात करता है। अब आपको पता है रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, टर्शरी की, सेकेंडरी की, फिर आपके पास प्राइमरी की होती है। मतलब टर्शरी क्या करता है, टर्शरी अल्कोहल आपके पास फटाफट से इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देता है। सेकेंडरी वाला क्या करता है, 5-10 मिनट के बाद देता है बेटा। प्राइमरी वाला ना के बराबर आपके पास देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। इसने बोला है एन अल्कोहल, कोई अल्कोहल है जो एक्स नाम दे दिया, ऑन द रिएक्शन विद द ल्यूकास रिएजेंट, उसने ल्यूकास रिएजेंट के साथ काम किया, रिएक्ट किया, प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली। इमीडिएटली दिया है बेटा, तो इसका मतलब जो भी अल्कोहल होगा वो अल्कोहल कैसा होगा, टर्शरी अल्कोहल आपके पास होगा। क्लियर है। अब देखो इथेनॉल कैसा है, प्राइमरी है। आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी है। 1 ओल आपके पास है, मतलब प्राइमरी है। इधर देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये क्या है, टर्शरी आपके पास है। तो इसका मतलब 12th का सही आंसर क्या हो जाएगा, 12th का डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सही गलत का। यहाँ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात की है, इसने बोला है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द फिनोल इज स्लाइटली स्मॉलर देन द सेम बॉन्ड लेंथ इन द मिथेनॉल। ठीक है, इसने बोला है कि जो फिनोल की कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड होता है, मतलब ये आपके पास फिनोल है बेटा, OH आपके पास है। यहाँ ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये छोटा बॉन्ड होता है, मतलब ये स्मॉलर बॉन्ड होता है। ठीक है, आपके पास थोड़ा सा स्मॉलर बॉन्ड होता है मिथेनॉल के कंपैरिजन में, आपके पास स्मॉलर देन द सेम बॉन्ड लेंथ इन द मिथेनॉल। बिल्कुल सही बात है आपके पास, सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये रेजोनेंस आपके पास बनाता है बेंजीन रिंग के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। याद आया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, उसी की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास कैसी होती है, स्मॉल बॉन्ड लेंथ होती है। इसका मतलब आपका असर्शन क्या है, बिल्कुल सही आपके पास है। अब देखो रीजन क्या है, इसने बोला है इन फिनोल कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच इज sp3। बिल्कुल गलत है बेटा। अभी जहां डबल बॉन्ड, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, वो कैसा होगा, sp2 होगा ना, sp3 तो होगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर ए ठीक है, रीजन आपके पास गलत है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी हमेशा क्या होता है, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट आपके पास होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो,
इसने आपको बोला है COOX2 Cl2 आपके पास है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है COCl 6 3 नेगेटिव के कंपैरिजन में। बिल्कुल सही बात है, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके पास बेटा अचीव करता है। क्यों अचीव करता है? चिलेशन इफेक्ट यहाँ पर आपके पास लगेगा। आगे देखो, आगे रीज़न भी दिया है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो चिलेट कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए चिलेट इफेक्ट आपके पास यहाँ लगेगा। इसका मतलब रीज़न भी ठीक दिया है और असर्शन का ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपके पास रीजन है, तो इसका मतलब 14th का क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, जिंक, जिरकोनियम और हाफमैन है, सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। क्यों प्रॉपर्टी होती है? क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बेटा लगता है, ठीक है, इसीलिए। तो इसका मतलब असर्शन ठीक है। रीजन देखो क्या दिया है, 4f इलेक्ट्रॉन शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट विच कोज द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसने बोला है एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन द हॉट वाटर इन कंपैरिजन टू द आपके पास कोल्ड वाटर। बिल्कुल गलत है भाई। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते भी हैं कि एक्वेटिक स्पीशीज आपके पास होती हैं, वो कोल्ड वाटर के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, हॉट वाटर के अंदर वो मर जाती हैं, सरवाइव नहीं कर पाती हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। नीचे देखो, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इन इंक्रीज। सही बात है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। इस रीजन से एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं बेटा, उसमें कंफर्टेबली सरवाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पर रीजन तो ठीक दिया था, लेकिन असर्शन गलत दिया है। तो यहाँ पे 16th का सही आंसर आपके पास डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 17 के पास डायग्राम दिया है आपको। अब इस डायग्राम के अंदर इसने बोला है नेम द प्रोसेस शो इन द डायग्राम। आपको बताना है डायग्राम के अंदर हो क्या रहा है आपके पास। अब देखो, एक्सटर्नल प्रेशर पाई से ज्यादा है, इधर आपके पास सॉल्टी वाटर है, प्योर वाटर है। थोड़ा सा अगर आप इसको ही देखोगे तो आप सीधा सीधा बता दोगे वाटर प्यूरिफिकेशन बेसिकली हो रहा है। इसका मतलब क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस आपके पास हो रहा है बेटा। ठीक है, अब इसने बोला है एक्स आपके पास क्या है, मेंशन इट्स रोल इन द गिवन प्रोसेस। मतलब ये जो डार्क लाइन इसने ब्लैक दी है वो क्या है, उसे क्या बोलते हैं? याद है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब एसपीएम परमिएबल मेम्ब्रेन आपके पास है, मतलब एसपीएम आपके पास ये होता है। अब एसपीएम का रोल क्या होता है? फिल्टर करना। मतलब ये क्या करता है बेटा? सेलेक्टिव पासेस करता है। किसके लिए करता है? सॉल्वेंट के लिए करता है। अब यहाँ पर वाटर है, तो वाटर क्या करेगा? उसको सेलेक्टिवली पास होने देगा यहाँ से, ताकि प्यूरिफाई कर सके ये वाटर को। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना था? इसका रोल यहाँ पर मेंशन करना था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 हो गए हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट है, रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको बताया भी था पीछे, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस। आप एक डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हो, दूसरा डेफिनेशन आप वो रेट ऑफ रिएक्शन वाली भी दे सकते हो। सेकेंड पार्ट देखो, द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड एज द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन यहाँ पर दी है। आगे कहता है द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द टू इंटरमीडिएट स्टेप। दो स्टेप आपके पास है, एक पहला स्टेप है, फिर आपके पास दूसरा स्टेप है। इसने बोला है राइट द रेट ला एक्सप्रेशन एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। समझे? अब देखो, सबसे पहला काम रेट ला एक्सप्रेशन लिखना है बेटा। जो रेट ला एक्सप्रेशन आपका लिखा जाता है वो हमेशा किसके बेसिस पे लिखा जाता है? ध्यान करो, हमेशा स्लो स्टेप के बेसिस पर आप लोग लिखते हो बेटा। अब देखो, पहले वाला स्टेप है वो फास्ट है, सेकंड वाला आपके पास स्लो है। तो स्लो वाले के अकॉर्डिंग अगर आप रेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा? इसका रेट कांस्टेंट K2 है, तो K2 इनटू में रिएक्टेंट क्या है? NO2 है 1 मोल के साथ, और NO आपके पास है, तो ये आपके पास क्या हो गया? रेट कांस्टेंट हो गया।
क्लियर है? मतलब रेट एक्सप्रेशन बेसिकली आपने लिख दिया। इसके बाद आपको ऑर्डर बताना है। अब ऑर्डर के लिए अब देखो यहाँ पर क्या है, NO3 बेटा है और NO आपके पास है। इसको थोड़ा-सा चेंज करेंगे पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपके पास फास्ट रिएक्शन है, अगर मैं इसके लिए बेटा K निकालूँगी, आपके पास कैपिटल ये K है, इसके लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, NO3, मतलब जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर जब कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो NO इंटू में आपके पास क्या हो जाएगा, O2 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से NO3 निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, K इंटू में NO इंटू में क्या हो जाएगा, O2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब NO3 की जो ये वाली वैल्यू आपने निकाली है, इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो तो क्या बनेगा, रेट इक्वल टू K इंटू K2 इंटू में आपके पास NO इंटू में O2 इंटू में NO। ठीक है, अब देखो K इंटू K2, NO दो हो गए तो आपके पास NO का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में O2 आपके पास हो जाएगा। अब ध्यान से देखो आपके पास बन क्या रहा है, आपके पास इसकी स्टोक्योमेट्री की पावर कितनी है, 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आएगा आपके पास, 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास निकल कर आएगा। तो इस तरह से बेटा आपको क्या करना था, आंसर निकालना था। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हमने NO3 की वैल्यू को चेंज क्यों किया है, क्योंकि NO3 जो आपके पास है बेटा वो इंटरमीडिएट रिएक्शन के अंदर बीच में बन रहा है। अगर आप मेन रिएक्शन देखोगे, मेन रिएक्शन के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हैं, NO और NO2 आपके पास, तो आपको NO2 के अंदर आंसर को नहीं छोड़ना है, इसीलिए हमने ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन से हमने NO2 की NO3 की वैल्यू को पुट किया है NO और O2 की फॉर्म में। हमारा जितना भी आंसर है वो रिएक्टेंट NO और O2 की फॉर्म में आपके पास आ रहा है, आप रिएक्शन से मैच कर सकते हो, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में साथ के साथ सॉल्व कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रब कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसने बोला है हाउ विल यू सिंथेसाइज प्रोपेन वन ओल। पहले तो प्रोपेन वन ओल बना लेते हैं, मतलब CH3 CH2 CH2 OH आपके पास है। अब इसने बोला है अप्रोप्रिएट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। अप्रोप्रिएट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब आपकी मर्जी है, आप कोई भी ग्रिग्नार्ड लो। अब मैंने क्या लिया, देखो ध्यान से समझो, मेरे पास 1 2 3 कार्बन एटम है बेटा, तो पहला मैंने क्या लिया, सिंपल कार्बोनिल वाला एल्डिहाइड मैंने ये ले लिया, HCHO ले लिया, प्लस में एक कार्बन का ये ले लिया, तो 2 कार्बन का क्या लेना पड़ेगा, मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगी तो होता कैसे है, पहले रिएक्शन को देख लो। जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो ध्यान से देखो, वापस से याद करो, ये जो इथाइल ग्रुप आपके पास है वो इस कार्बोनिल के कार्बन पे जुड़ता है, और MgBr क्या जुड़ता है आपके पास, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। मतलब यहाँ पर कार्बन, 2 हाइड्रोजन, इसके साथ क्या हो जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा, और ऊपर ऑक्सीजन के साथ MgBr आ जाएगा। समझ आया? फिर बाद में MgBr हट जाएगा, जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पर करोगे, फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोपेनॉल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक और तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि इसने अप्रोप्रिएट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला है, तो आप इसको आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। मान लिया अगर बेटा यहाँ पर 4 आपसे पूछ लेता, 4 आपके पास अल्कोहल ब्यूटेनॉल का दे देता, तो आपकी इच्छा थी आप 1 कार्बन यहाँ ले लो, 3 कार्बन यहाँ ले लो, आप 2 कार्बन वाला आप कार्बोनिल वाला आप यहाँ ले लो, 2 वाला आप यहाँ ले लो, तो आप किसी भी रेशो के अंदर ले सकते हो, बस बनना क्या चाहिए, प्रोपेनॉल आपके पास बनना चाहिए। ठीक है, अब अगला अगला देखो, हाइड्रोबोरेशन आपके पास रिएक्शन दी है। अब देखो हाइड्रोबोरेशन से भी क्या बनाना है, आपको यही प्रोडक्ट बनाना है। अब हाइड्रोबोरेशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हो, एल्कीन से स्टार्ट करते हो। अब 3 कार्बन है तो क्या करोगे बेटा, 3 कार्बन बनाओ और उनके बीच में एल्कीन बनाओ, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। तो एल्कीन से अल्कोहल आपको बनाना है। हाइड्रोबोरेशन का मतलब पहला स्टेप B2H6 होगा आपके पास, सेकंड स्टेप में क्या करते हो, H2O2OH नेगेटिव बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन ये बेसिकली होती है। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन हो, ये आपका पार्ट हो गया 9th का सेकंड पार्ट। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20th की तरफ बढ़ते हैं। आपको आयुपेक नेम लिखना था, आपके पास प्लेटिनम है, 2 अमोनिया आपके पास लिगेंड दिया हुआ है, एक क्लोरीन है, एक आपके पास NO2 है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अमीन, आप अमोनिया को अमीन लिखते हो, 2 है तो बेटा क्या आएगा, डाई अमीन, डाई अमीन। उसके बाद Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोराइडो लिखते हैं।
ठीक है। NO2 के लिए क्या लिखते हैं, नाइट्राइडो, N लिखते हैं क्योंकि ये N से बॉन्ड बना रहा है, अगर O से बॉन्ड बनाता तो यहाँ O आ जाता। साथ में क्या है, प्लेटिनम है, लास्ट में आएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम आपके पास। उसके बाद यहाँ पे रोमन में आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सीधी सी निकल कर आएगी, -1 इसका, -1 इसका, 0 इसका, तो ओवरऑल कितना बनेगा बेटा, 2 आपके पास बनेगा। सेकंड वाला देखो, आपके पास कोबाल्ट आपके पास है, इथाइलिन डाइअमीन आपके पास है, इथेन 1,2 डाइअमीन बोल सकते हो, क्लोरीन आपके पास है, मतलब आप नाम लिखोगे डाई क्लोराइडो, आपके पास 2 है, इसके लिए लगाओगे 20, आपके पास आगे आएगा इथेन 1,2 डाइअमीन, डाइअमीन। उसके बाद देखो कोबाल्ट है, मेटल आपके पास कोबाल्ट आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना आएगा, 3 निकल कर आएगा आपके पास, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, इसने बोला है अ कॉम्प्लेक्स आपके पास हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब 3 क्लोरीन, 3 आपके पास अमोनिया दिए हैं बेटा, 3 आपके पास वाटर दिए हैं। ठीक है, इसने बोला जब इसने रिएक्ट किया AgNO3 के साथ तो 3 मोल AgCl के बनाए। याद रखो, जब हम पढ़ते हैं आपके पास 3 मोल AgCl का मतलब क्या है कि AgNO3 अगर रिएक्ट करेगा तो Cl के साथ रिएक्ट करेगा, तभी तो आपके पास AgCl बनाएगा। अब कितने बना रहा है, 3 बना रहा है, तो इसका मतलब जो भी आप फॉर्मूला लिखोगे ना उसमें 3 Cl2 Cl3 है वो बाहर आएगा, क्योंकि यही Cl आपके पास होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, इसी प्राइमरी वैलेंसी के साथ AgNO3 है वो रिएक्ट करता है, तो आपके पास सीधी सी बात है Cl3 आपको बाहर करना है। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स, आपको लिखना है स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा 3 क्लोरीन बाहर कर दिए, उसके बाद देखो मेटल कौन सा है, क्रोमियम, तो पहले क्रोमियम लिखो, बचेगा क्या, 3 अमोनिया, तो आप क्या करोगे NH3 का 3 करोगे, 3 वाटर, ये वाटर भी अंदर जाएंगे, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स और आपने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। आगे बोलता है मेंशन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड द आपके पास क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि आपके पास इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ लिगेंड आपके पास अटैच हैं। देखो 3 मोनोडेंटेट आपके पास क्या है, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने वाले 3 अमोनिया है, 3 आपके पास वाटर है, तो ओवरऑल कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना बन गया, 6 आपके पास बन गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखो, आपके पास देखो Cr है आपके पास, इसके साथ आपने 3 अमोनिया लिखे हैं, 3 आपने वाटर लिखे हैं, और बाहर Cl है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कैटायनिक पार्ट है, ये आपके पास एनायनिक पार्ट है, तो आप क्या करते हो, इस चार्ज को यहाँ लिखते हो, इस चार्ज को यहाँ, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये -1 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, NH3 आपके पास 3 H2O 3, ओवरऑल कितना है, 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो अमोनिया के ऊपर चार्ज, ये भी 0 क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड आपके पास है, वाटर भी न्यूट्रल है, इस पे भी 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, x + 0 = +3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +3 है आपके पास, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, +6।